व्हाट इफ अगर एस के एग्जीक्यूशन के वक्त गोल्डी रॉजर जिंदा रहे, तो भाई इससे पूरा वन पीस टाइमलाइन चेंज होने वाला है। सबकी बात करेंगे, पर तुम आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर गोल्डी रॉजर ने सर्वाइव किया कैसे। बेसिकली गोल्डी रॉजर को एक अनक्योरेबल डिजीज था, जिस कारण उन्होंने सरेंडर किया था। जैसे कि मरीन्स ने दुनिया को ऐसा बताया कि उन्होंने गोल्डी रॉजर को कैप्चर किया, पर एक्चुअली हुआ क्या था ये तो हम सबको पता ही है। पर इस व्हाट इफ सीरीज में हम देखते हैं कि गोल्डी रॉजर का वो अनक्योरेबल डिजीज ठीक हो जाता है। एंड ओरिजिनली तो गोल्डी रॉजर वन पीस ढूंढने के बाद अपने क्रू को डिसबैंड कर देते हैं और वहां से सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि गोल्डी रॉजर के पास काफी कम समय बचा था जिसे कि वो अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते थे, जिस कारण एस का जन्म भी होता है। पर इस व्हाट इफ सीरीज में एक बार फिर से रॉजर पायरेट्स रीयूनाइट होते हैं और इस बार शिप में बगी एंड शैंक्स के साथ साथ एस भी आ जाता है। रॉजर का जिंदा रह जाना पूरे वन पीस के स्टोरी लाइन को ही बदल देने वाला है। रॉजर किंग ऑफ द पायरेट्स तो बनते हैं, पर वन पीस के बारे में वो अपने एग्जीक्यूशन के वक्त बताते हैं, जिस कारण पूरा वर्ल्ड इस बार वन पीस के बारे में कुछ नहीं जानता, जिस कारण इस बार पूरे वन पीस का डायनेमिक ही चेंज हो गया है। शैंक्स, बगी, एस ये सभी लोग रॉजर के साथ ही बड़े होते हैं। रॉजर अब भी समुद्र में रूल कर रहे हैं। इस इंसिडेंट को कई साल बीत जाते हैं। वन पीस वर्ल्ड अभी से कंप्लीटली चेंज हो जाता है। शैंक्स एंड बगी अपने अपने पायरेट क्रू क्रिएट करने के लिए रॉजर पायरेट्स को छोड़ देते हैं, या फिर ये लोग अभी एलाइज हो सकते हैं। जिस तरह व्हाइट बेड का अलग अलग डिवीजन है, शैंक्स एंड बगी भी दूसरे डिवीजन के कमांडर बन सकते हैं। और इस बार शैंक्स कभी भी लूफी से नहीं मिलता, क्योंकि वो अपना पायरेट क्रू काफी लेट स्टार्ट करता है। तब तक गार्प लूफी को मरीन बनाने का डिसाइड कर लेते हैं, और इस बार लूफी का पायरेट क्रू बनने का सपना नहीं होता। और एक अच्छा मरीन बनाने के लिए गार्प लूफी की ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं एस को ट्रेन करते हैं गोल्डी रॉजर। इस बार एक और चेंज है कि बचपन से ही इन्हें हाकी ट्रेनिंग मिल गया था। ये लोग पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर स्टार्टिंग से ही हो जाते हैं। और यहाँ पर लूफी के लिए एक मेजर डाउनग्रेड भी होता है। शैंक्स से नहीं मिलने के कारण लूफी कभी भी हितोनोमी को नहीं खा पाता। मतलब इस व्हाट इफ सीरीज में वो अपने आइकॉनिक गियर 5 का यूज नहीं कर सकता, बट स्टिल गार्प की टफ ट्रेनिंग के कारण लूफी फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी के साथ कुछ साल और बीतते हैं और ये वन पीस वर्ल्ड पिछले बार से काफी ज्यादा डार्क है, क्योंकि लूफी ने एज अ पायरेट कई लोगों का मदद किया था। सबसे पहले तो कोबी हमेशा ही एल्विडा का गुलाम रहता, जोरो को हेल्मेट को उसी दिन एग्जीक्यूट कर देता, आर्लोंग या तो नामी को मार देता या फिर नामी जिंदगी भर उसकी गुलाम रहती, पूरो उसब को मार देता, डॉन क्रीक और उसके लोग सांजी और बराट दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं, वॉफल भी चॉपर को मार देता, रॉबिन एंड एलाबास्टा दोनों ही क्रोकोडाइल के हाथों खत्म हो जाता, जिनबे, ब्रूक, फ्रैंकी, वाटर 7, स्काइपिया, वानो, हर जगह सभी विलेंस का प्लान सक्सेसफुल रहता, वर्ल्ड गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता, लूफी सून इनफ गार्प की तरह ही वाइस एडमिरल बन जाता, और इससे आगे वाले पोजीशन में जाने के बाद लूफी को सेलेस्टियल ड्रैगन्स का गुलाम बनना पड़ता, इस कारण वो भी गार्प की तरह कभी भी वाइस एडमिरल के आगे नहीं जाता। दूसरी तरफ एस भी गोल्डी रॉजर की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, एस भी अपना सेपरेट पायरेट क्रू क्रिएट करने का सोचता या फिर गोल्डी रॉजर के एक सेपरेट डिवीजन का कमांडर बनता। एस यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अज्यूम करते हैं कि वो अपने क्रू के साथ जा रहा था। वर्ल्ड में एस का नाम काफी तेजी से फैल रहा था, जिस कारण मरीन डिसाइड करते हैं एस को खत्म करने का। वो उस पर एक सडन एम्बुश करते हैं एंड उसे कैप्चर करके इंपेल डाउन में बंद करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन अनाउंस करते हैं। अब मरीन्स को पहले ही पता रहता कि एस किसका बेटा है, किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर का। तो एक बात बता देता हूँ, व्हाइट बीयर्ड से ये काफी अलग होने वाला है और इस बार मरीन फूड को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार डिस्ट्रक्शन लेवल हद पार होने वाला है। अब पहले बात करते हैं कि यहाँ पर होने कौन कौन वाले हैं। मरीन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ओरिजिनली जो थे वो तो होंगे, साथ में इस बार बैटलफील्ड में गार्प एंड लूफी भी होने वाले हैं, और जब अपोनेंट में व्हाइट बीयर्ड थे। अब कुछ फैंस को ये बात बुरा लग सकता है, पर एक हैवी हिटर के नाम पर व्हाइट बीयर्ड यहाँ पर अकेले थे। अब हाँ, मार्को, विस्टा, जोजू ये लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर कोई भी डिनाई नहीं है, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा, क्योंकि गोल्डी रॉजर भी अपने बेटे को बचाने के लिए अपने फ्लीट को लाते हैं, जहाँ पर वो खुद, रेली, स्कॉपर गबान और ओडिन जैसे लोग। और अगर सोच रहे हो कि ओडिन कहां से आ गया, तो भाई अगर गोल्डी रॉजर जिंदा रह जाते तो काइडो का ये फेमस डायलॉग इफ इट्स 1-on-1 ऑलवेज बेट ऑन काइडो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। खास करके अगर गोल्डी रॉजर अपने पूरे क्रू के साथ काइडो पर अटैक करते हैं तो उसका सालों का इच्छा मरने का पूरा हो ही जाता है। एनीवेज, ये लोग तो ओल्ड लेजेंड्स हैं। अदर डिवीजन के कमांडर जैसे शैंक्स एंड बगी। शैंक्स इस बार इस बैटलफील्ड में शुरू से रहेगा और यहाँ के सभी बंदे हाकी मास्टर्स हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाला है एडमिरल्स को। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मरीन्स कमजोर पड़ रहे हैं, तो नहीं, मरीन्स ने भी नंबर मेंटेन किया है, साथ में कई सारे पैसिफिस्टा, ऊपर से इनके पास वॉरलॉर्ड्स का सपोर्ट है। हैवी हिटर के नाम पर मरीन्स के पास लूफी, गार्प, सेनगोकू, तीनों एडमिरल्स, वाइस एडमिरल्स एंड वॉरलॉर्ड से मीहॉक है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तभी अचानक से वहां पर रॉजर अलायंस आ जाता है और इसके साथ आता है कॉन्कर्स हाकी का एक ब्लास्ट। सभी रॉजर पायरेट्स के कॉन्कर्स हाकी को मिला तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि 90% मरीन्स वहीं खत्म। पर अब जितने भी मरीन्स बच गए, वो या तो डेविल फ्रूट यूजर्स होते हैं या तो हाकी यूजर्स। बिना टाइम वेस्ट किए रॉजर पायरेट्स आगे बढ़ते हैं। हम इस फैक्ट को भी नहीं भूल सकते, इस मोमेंट तक रॉजर पायरेट्स के ज्यादातर मेंबर्स अब बूढ़े हो चुके हैं, बट स्टिल वो एडमिरल्स को हैंडल करने के लिए इनफ है। रॉजर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके सामने आ जाते हैं गार्प, और इनके इस आइकॉनिक राइवलरी का आज एंड होने वाला है। तीनों एडमिरल्स को रेली, गबान एंड ओडिन मिलकर संभाल लेते हैं। जब शैंक्स आगे बढ़ता है, उसके सामने आ जाता है मीहॉक एंड लूफी भी अदर मेंबर से लड़ने लगता है। रॉजर गार्प से कहता है कि आज मेरे पास हमारे इस खेल के लिए टाइम नहीं है। गार्प कहता है कि मुझे भी इस खेल को आज खत्म कर ही देना है। दोनों के हाकी क्लैश से पूरा मरीन फोर्ड हिल जाता है। रेली अकाइनो से भिड़ता है, स्कॉपर गबान आउकीजी से एंड ओडिन कीजरू से। रॉजर पायरेट के दूसरे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स वाइस एडमिरल से भिड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो मरीन्स डोमिनेट कर रहे थे, बट सून इनफ रॉजर पायरेट्स अपने फॉर्म में आ जाते हैं। मीहॉक और शैंक्स की फाइट स्टार्ट हो ही रही थी, पर तभी वहां पर बगी आ जाता है। इस
बार हम एक और बड़े चेंज को देखते हैं कि बगी कोई डरपोक नहीं है। बगी शैंक्स से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, इस तलवारबाज को मैं संभाल लूंगा। और रियल वर्ल्ड में मीहॉक बगी को जितना ह्यूमिलिएट करता है, इस व्हाट इफ सीरीज में बगी उस सब का बदला लेने वाला है। मीहॉक का कोई भी अटैक बगी पर वर्क नहीं करता। यहाँ पर बगी ने अपने चॉप चॉप फ्रूट को परफेक्टली मास्टर कर लिया है। मीहॉक बगी से घबरा जाता है और मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो मुझे कुत्तों की तरह मार देगा। फाइट स्टार्ट होता है। मीहॉक का कोई भी अटैक बगी पर वर्क कर ही नहीं रहा था और बगी मीहॉक को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था। मीहॉक फैन सॉरी लग रहा है, यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया। एनीवेज फिर शैंक्स अपने डिवाइन डिपार्चर का यूज करता है और सभी के सभी पैसिफिस्टा को एक बार में ही खत्म कर देता है। शैंक्स एस के और ज्यादा करीब जा रहा था पर बीच में उसे मिल जाता है लूफी। इस सीरीज में लूफी यहाँ पर शैंक्स से पहली बार मिल रहा है, इस कारण इनके बीच कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। ये लोग एक दूसरे पर बिना सोचे डेडली अटैक्स करने लगते हैं। पर इस वक्त तक लूफी शैंक्स के लेवल का नहीं होता। नो डाउट गार्प का ट्रेनिंग लूफी को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है, पर इस बार लूफी के पास हितोनोमी है ही नहीं, जो कि उसके पावर्स में एक मेजर डाउनग्रेड है। बट स्टिल लूफी काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर तक शैंक्स को रोकता तो है, शैंक्स उसे पार करके चला जाता है। तीनों एडमिरल्स का हालत खराब होने लगता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि गार्प कुजान के सामने हार जाता है एंड ये लोग भी गार्प के ही लेवल के हैं, तो ये लोग एडमिरल्स को कैसे हराएंगे? तो मरीन फोर्ट में किसी एडमिरल ने अपने डबल फ्रूट को अवेकन नहीं किया था। मरीन फोर्ट के बाद एडमिरल्स को एक मेजर पावर अप मिलता है, उसमें भी गार्प को शीरियू और बाकी के ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का सामना करना पड़ रहा था। पर यहाँ पर रेली, गबान एंड ओडिन तीनों एडमिरल से 1-on-1 फाइट कर रहे हैं और भले ही ये बूढ़े हो चुके हैं पर इनका हाकी स्ट्रॉन्ग इनफ है इनके लूगिया पावर्स को कैंसिल आउट करने के लिए। रॉजर एंड गार्प इक्वल टर्म्स पे लड़ रहे थे। सेनगोकू एस के एग्जीक्यूशन को दोबारा अनाउंस करता है, तभी दो एग्जीक्यूशनर्स आते हैं और एक्चुअली एस को एग्जीक्यूट कर भी देते हैं। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं एंड एस की डेथ हो जाती है। पर घबराओ मत, शैंक्स ये सब देखता है अपने फ्यूचर साइट ऑब्जर्वेशन हाकी और शैंक्स तुरंत ही एक जंप मारता है और उसके दोनों एग्जीक्यूशनर्स को खत्म कर देता है। पर अब भी एस को बचाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि शैंक्स के आगे सेनगोकू खड़ा था। सेनगोकू अपने बुद्धा फॉर्म में जाता है एंड शैंक्स पर अटैक करता है और यहाँ पर हम शैंक्स एंड सेनगोकू के हाकी का क्लैश देखते हैं। सेनगोकू थोड़ा भारी पड़ रहा था पर ये प्राइम शैंक्स है जिसके दोनों हाथ, हाँ, क्योंकि ये लूफी से कभी मिलता ही नहीं, इस कारण इसके हाथ को कभी सीकिंग मॉन्स्टर नहीं खा पाता। एनीवेज ये भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तभी यहाँ पर आ जाते हैं करंट जनरेशन के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन, जिन्हें की मरीन्स ही अपने अंडर ट्रेन करते हैं और इन्हीं 10 में से कोई आगे चलकर एडमिरल बनेगा, कोई वाइस एडमिरल या फिर कोई फ्लीट एडमिरल। सभी के पास गॉड लेवल डबल फ्रूट और हाकी भी है। सेनगोकू और वो सभी लोग शैंक्स पर कूद पड़ते हैं और शैंक्स पर भारी पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉजर का हेल्प करने बाकी तीनों यानी रेली, स्कोपर एंड ओडिन भी आ जाते हैं। रॉजर का प्राइड उनके लिए सब कुछ है, वो कभी किसी बैटल में किसी का हेल्प नहीं लेते। तभी रॉजर गार्प से कहते हैं कि मेरा यहाँ पर आने का मोटिव तुमसे लड़ना नहीं बल्कि अपने बेटे को बचाना है। और इसके बाद वो चारों मिलकर गार्प पर एक अटैक करते हैं जिससे कि गार्प इस बैटलफील्ड से ही बाहर हो जाता है। सेनगोकू गार्प को बचाने के लिए रश करता है, बीच में उसका सामना होता है रॉजर। दूसरी तरफ से मीहॉक एंड बगी इक्वल टर्म्स पे लड़ रहे थे, इसका कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था, इस कारण ये लोग भी चल जाते हैं अपने अपने टीम के पास। तो ये फाइनल फाइट हो रहा है रॉजर, रेली, बगी एंड शैंक्स वर्सेस सेनगोकू, 10 फ्यूचर एडमिरल्स और मीहॉक के बीच। और मैं ओडिन को भूला नहीं, ओडिन अब तक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। ओडिन लास्ट में पीछे से चलकर आता है और अपनी टीम को ज्वाइन करता है। रॉजर ओडिन से कहते हैं कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा जहां तुमने मेरे बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और ये फाइट फाइनली स्टार्ट होता है। शैंक्स लड़ता है मीहॉक से, रॉजर लड़ते हैं सेनगोकू से और बाकी सभी 10 फ्यूचर एडमिरल से लड़ते हैं। फाइट काफी इंटेंस जाता है पर ओल्ड लेजेंड्स अब भी लेजेंड्स ही, खास करके उनके साइड में अब तो बगी भी है। और शैंक्स अभी अपने कंप्लीट प्राइम में जहां उसके पास अपने दोनों हाथ। एज अ स्वॉर्ड्समैन तो अब भी मीहॉक बेटर है पर शैंक्स एक कंप्लीट फाइटर है। भले ही मीहॉक का स्किल शैंक्स से अच्छा है पर इस बैटल को मोस्टली शैंक्स ही डोमिनेट करता है और कुछ ही देर में वो 10 फ्यूचर एडमिरल्स डिफीट हो जाते हैं। फिर सभी लोग टूट पड़ते हैं सेनगोकू, वो भी आउट हो जाता है। बगी चला जाता है शैंक्स का हेल्प करने और अपने चॉप चॉप फ्रूट की मदद से वो दोनों मिलकर मीहॉक को भी डिफीट कर देते हैं। यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा रॉजर पायरेट्स काफी चीप ट्रिक का यूज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लोग यहाँ पर फाइट करने आए ही नहीं है। इनका मेन मोटिव यहाँ पर बस एक है, एस को बचाना। इन्हें जल्दी से जल्दी बस फाइट को एंड करना है। एंड फाइनली ये लोग मिलकर सभी के सभी मरीन्स को डिफीट कर देते हैं। पूरा का पूरा मरीन फोर्ट खाली हो जाता है। रॉजर पायरेट्स धीरे धीरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। वो लोग एस को फ्री करते हैं और फिर वहां से भागते नहीं बल्कि धीरे ही धीरे अपने शिप तक वापस जाते हैं। ये सभी पूरा वर्ल्ड देख रहा था। अपने स्लो वॉक से रॉजर पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे परिवार के साथ मेस करोगे, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हारा हालत बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। मरीन्स का इमेज पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही हो गया था। जो लोग कभी मरीन्स से डरते थे, कभी मरीन्स की इज्जत किया करते थे, उनकी नजर में भी अब मरीन्स का कोई इज्जत नहीं रहता। रॉजर एंड बाकी सभी का बाउंटी एक बार फिर से बढ़ा। रॉजर अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके 7 बिलियन तक चले जाते हैं। रेली 5.5 बिलियन, स्कॉपर गबान 5 बिलियन, बगी एंड शैंक्स भी 5 बिलियन पर आ जाते हैं। इसका बाउंटी हो जाता है 2 बिलियन। किंग ऑफ द सी एक बार फिर से अपने झंडे को लहराते हैं और शान से यहाँ से चले जाते हैं। और यहीं पर इस 40 सीरीज का एंड होता है। कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड अगर पसंद आएगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना।